नमस्कार दोस्तों, ईशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद चौधरी। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के भौतिक विभाग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली भी हमारी क्लासें हुई थी और इससे पहले वाली क्लास में हमने राजस्थान की नई संभागीय व्यवस्था को पढ़ा था, क्योंकि राजस्थान में अब 7 से बढ़कर के 10 संभाग हो गए हैं। तो हमने एक एक संभाग को बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिटेल में आपको 2 क्लासेस वहाँ पर मिलेगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने, क्योंकि राजस्थान में जिलों की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है, अब नई व्यवस्था के अनुसार राजस्थान में 33 के स्थान पर 50 जिलों को हम पढ़ेंगे। तो उन 50 जिलों पर भी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी मैंने क्लास के रूप में यहाँ पर हमारे चैनल पर डाला है, तो आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आमतौर पर हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी खास बात इस टॉपिक की ये भी है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जहां पर भी राजस्थान का भूगोल दिया जाएगा वहां पर लगभग पहला पॉइंट यही होगा। जब भी राजस्थान का भूगोल होगा तो उसमें होगा राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग, प्रमुख भू आकृतिक विभाग, भू आकृतिक विशेषताएं, इस प्रकार का टॉपिक होता है। और एग्जाम के स्टैंडर्ड की अगर आप बात करें तो भले ही वो फिर कोई सा भी एग्जाम हो, भले ही वो आरएएस का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर का हो, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम हो, या एलडीसी या टीचर्स में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 किसी का भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जहां पर भी राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, राजस्थान ज्योग्राफी से जहां सवाल पूछे जाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं भौतिक विभाग पर चर्चा करेंगे। क्लासें इसकी हो सकता है कि आपको 2-3 क्लास मिले, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, और इस क्लास को पूरा करने के बाद में आपको ये टॉपिक क्लियर भी होगा। इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर कर देना चाहता हूँ। तो एक एक चीज को देखते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको भी हम देखते हैं। इसके अलावा इस हमारे चैनल पर आपको, इससे पहले मैंने कुछ टाइम पहले इन भौतिक विभाग पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो अलग अलग भौतिक विभाग पर मैंने प्रश्नों की श्रृंखला भी डाल रखी है, तो वहां से जाकर के आप उन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इस डिटेल क्लास को पढ़ें, और डिटेल क्लास को पढ़ने के बाद आप वहां से जाकर के उनको प्रश्नों को देखें कि किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हमें उसका उत्तर किस प्रकार से देना है, वो सारी बातें आपको वहां से मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल रहा है राजस्थान और उसके भौतिक विभाग। इन भौतिक विभाग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से भौतिक विभाग हैं राजस्थान के, संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, पहली बात तो भौतिक विभाग क्या है। ठीक है, भौतिक विभाग जिसको इंग्लिश में हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं, मतलब जहां पर भी हम पर्वत, पठार, मैदान इनकी बात करते हैं तो उनको भौतिक विभाग कहा जाता है। अब ये कुछ अपनी विशेषताएं रखते हैं, जैसे राजस्थान में अगर 4 भौतिक विभाग है, ठीक है, मतलब यहाँ पर पर्वत है, पठार है, मैदान है और थार का मरुस्थल है, ये 4 हमारे भौतिक विभाग है। तो हम पढ़ेंगे जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है, वहां पर क्या क्या विशेषताएं हैं। हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी उसकी कौन कौन सी चोटियां हैं, वहां से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। जब हम मैदान की बात पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि उस मैदान में किस प्रकार की मिट्टी है, वहां पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, वहां पर कौन कौन सी फसलें उनकी प्रमुख रूप से पैदावार होती है। जब हम दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस युग में उसका निर्माण हुआ, किसके अवशेष के रूप में वो जाना जाता है, किस प्रकार की मिट्टी वहां पर है, वहां पर जनसंख्या की क्या स्थिति है, कितने लोग वहां पर निवास करते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसमें सबसे पहले राजस्थान के भौतिक विभाग की अगर बात करें तो 4 भौतिक विभाग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद करते हैं, एक सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता हूं, और वो सीक्वेंस इस प्रकार से रहने वाला है कि हम इधर से इधर मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इन भौतिक विभाग का क्या क्रम रहने वाला है यहां से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखते हुए पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो भौतिक विभाग है जिसको मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। जब हम भारत के भौतिक विभाग पढ़ेंगे तो उसमें भी एक भौतिक विभाग के रूप में, जो 6 भौतिक विभाग है भारत के, उसमें से एक भौतिक विभाग ये वहां पर भी है, तो इसको वहां पर भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है इसके बाद, अगर हम दक्षिण पश्चिम की ओर, सॉरी दक्षिण पूर्व की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा भौतिक विभाग है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। तो ये हमारा हो जाएगा अरावली, अरावली पर्वतमाला।
इसके अतिरिक्त कौन सा है तीसरा आगे, तो हमारा हो जाएगा पूर्वी मैदान। और इसके बाद कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसको हम कहते हैं हाड़ौती, हाड़ौती पठार या हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये 4 राजस्थान के भौतिक विभाग है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर हम उत्तर पश्चिम से अगर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इनका इस प्रकार का क्रम रहने वाला है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं पहले आपको इनको एक बार मैप में बताता हूं इनकी स्थिति, और उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा कि कहाँ से इसमें और कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अगर हम यूं देखें थोड़ा सा, तो लगभग अगर इसकी हम बात करें तो ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये अगर यहाँ आप देखेंगे तो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये जो जगह मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर जो भौतिक विभाग मिलेगा ये आपको, ये हमारा होगा पूरा थार का मरुस्थल। देखिए, आधे से भी ज्यादा राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके आधे से भी ज्यादा भाग को ये कवर करता है, इसलिए इसको हम पढ़ने वाले हैं लगभग 61.11%। ठीक है, या 61%, या कुछ जगह पर 60% भी मिलता है। कुल मिलाकर के राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है, अगर पूरे को अगर हम 100 मान लें और उसमें से हम देखें कि कितने भाग पर हमारे यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार है, तो वो लगभग 60% से भी ज्यादा भाग पर है। क्षेत्रफल की बात भी हम करेंगे आगे, तो मैं आपको लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपको जहां पर मैंने ये छोटे छोटे बिंदु लगा करके बताया है, ये हमारा थार का मरुस्थल कहलाएगा, जो कि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से लेकर के और सुदूर पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है, रेड क्लिफ रेखा तक इसका विस्तार है। और उसके आगे के जो थार का मरुस्थल का विस्तार है वो पाकिस्तान में है, और उससे आगे अगर और बढ़ेंगे तो अरब देशों में, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सब में। ठीक है, और सारा मरुस्थल तक इसका विस्तार मिलता है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि ये जो थार का मरुस्थल हमारे यहाँ पर है, ये थार का मरुस्थल जो अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है, ठीक है, जिसको ग्रेट पेलियोजोइक मरुस्थल कहा जाता है, सहारा मरुस्थल कहा जाता है, उस सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार इसको माना जाता है। ठीक है, तो कुछ बातें इस प्रकार की भी हैं। चलिए, यहाँ पर इसका नाम थार का मरुस्थल है, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए, ये थार का मरुस्थल हो गया, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला हो गई, और यहाँ पर एक भौतिक भाग आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसकी अगर हम बात करें तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से बता देता हूं आपको। ये अलग से मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए। तो अब कुल मिलाकर के हमारे पास में ये 4 आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, नंबर हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया है उसी प्रकार से। चलिए, ये हमारा हो जाएगा पहला। ठीक, ये हमारा दूसरा भौतिक विभाग हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा नंबर 4। जो 4 यहाँ पर लिखे गए हैं वही चारों आपको यहाँ पर राजस्थान के मैप में आपको नजर आ रहे हैं। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है, देखिए आप, जो कि दिशाओं का बड़ा महत्व है, और भूगोल में जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो दिशाओं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, इसमें से एक बहुत ही आसान सा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम से दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर यात्रा करता है, मतलब उसकी यात्रा का क्रम इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रेड क्लिफ रेखा से हाड़ौती के पठार की ओर अगर यात्रा करता है तो राजस्थान के भौतिक विभाग का कौन सा क्रम उसको मिलने वाला है, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो जहां से शुरू होगा तो कौन आएगा, थार का मरुस्थल। आगे वो बढ़ेगा तो कौन आएगा, ठीक है, कौन सा भौतिक विभाग इसको मिलेगा, वो है अरावली पर्वतमाला। और आगे बढ़ेगा तो उसको कौन सा, मैदानी भाग। ठीक है, और इससे आगे बढ़ने पर उसको सबसे अंत में चौथे नंबर का जो राजस्थान का भौतिक विभाग है, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, उसको यहाँ पर मिलेगा। इसका प्रश्न इसका विपरीत दिशा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से कर दे और दिशा में ये परिवर्तन कर दे कि अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जाता है तो क्या होगा,
तो इसी क्रम को उल्टा कर देंगे हम, पहले हाड़ौती का पठार, उसके बाद मैदान, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, और फाइनली जब वो यहाँ तक पहुंचेगा तो उसको थार के मरुस्थल मिलने वाला है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान हो, थोड़ा सा मैप का पता हो, तो आसानी के साथ में एक समझ विकसित होती है, इससे हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, ये 4 भौतिक विभाग है जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे जो बनते हैं वो मैंने आपको बताया कि उस प्रकार के प्रश्न आपको हमारी जो एक और क्लास है उसमें मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। जिन 4 भौतिक विभाग की बात हमने की है, आखिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है या किसके अवशेष के रूप में वो माने जाते हैं, तो ये एक छोटी सी यहाँ पर चीज है जिसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और उसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको और करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले इस प्रकार से हम पृथ्वी बना लेते हैं, ग्लोब बना लेते हैं, और इसमें ये मैंने बना लिया। ठीक है, और इस पर मैंने लिखा यहां पर मैंने लिख दिया पेंजिया। ठीक है, और ये इस प्रकार से लाइनिंग कर दी, तो ये पेंजिया। इसके चारों ओर की अगर हम बात करें तो इसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं पैंथालासा। ठीक है, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि ये पूरा ग्लोब आपको दिख रहा है और इसमें आपको 2 चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। एक को पेंजिया लिखा है मैंने और एक को मैंने लिखा है पैंथालासा। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर की जब बात आती है, ठीक है, भूगोल में एक जर्मन विद्वान हुए अल्फ्रेड वेगनर, और उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। और जब इन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, तो उन्होंने 1914 से 1918 के बीच उन्होंने किया। उसके बाद में उसमें कुछ संशोधन उन्होंने किए और 1936 के आसपास लगभग इन्होंने अपना फाइनली जो है वो अपना सिद्धांत को दिया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इन्होंने दिया और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जिसको जाना जाता है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं। और इन्होंने बताया कि आज जो 7 महाद्वीप हम देखते हैं पूरी विश्व में, अगर हम देखें तो 7 महाद्वीप आपको अलग अलग दिखते हैं। अगर आप मैप में देखते हैं तो मैप आपने देखा होगा, अगर उसको इमेजिन करें तो उत्तर अमेरिका, उसके साउथ में आपको, उसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, ठीक है, यूरोप मिलेगा, यूरोप के दक्षिण में आपको अफ्रीका मिलेगा, यूरोप से पूर्व में आप जाएंगे तो आपको पूरा एशिया, ठीक है, और एशिया के दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, और दक्षिणी ध्रुव के आसपास, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर आपको मिलेगा अंटार्कटिका। 7 जो महाद्वीप देखते हैं हम आज, और इसके अलावा इन्हीं महाद्वीपों के बीच में आपको 5 महासागर भी नजर आते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर और हिंद महासागर। उत्तरी ध्रुव के आसपास आपको आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। और इसको दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के चारों ओर उसका फैलाव होने के कारण इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है, और इसको अंटार्कटिक महासागर भी कुछ जगह पर नाम मिलता है। तो ये 5 महासागर आपको मिलते हैं। वास्तव में जो दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप मैप में देखेंगे तो प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग और हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार ही ये 5वें महासागर के रूप में हम पढ़ते हैं। तो पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप और 5 महासागरों को पढ़ा जाता है। आज जो स्थिति देखते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, यानी कि जो हम 7 महाद्वीप और 5 महासागर वाली बात करते हैं, वास्तव में पहले ये स्थिति नहीं थी। जब इन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया तब इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था बहुत पुराने समय में जब पूरे के पूरे महाद्वीप एक जगह पर थे। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो आज 7 महाद्वीप देखे हैं वो सारे महाद्वीप एक जगह पर जुड़े हुए थे, एक रूप से संलग्न थे, और एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने उसको दिया। सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप उन्होंने बताया, और उस महाद्वीप का नामकरण उन्होंने क्या किया, पेंजिया। ये वो एक महाद्वीप था जो 7 को अगर हम जोड़ दें
तो वो बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी है, जो आपको भौतिक भूगोल सविंदर सिंह में भी मिल जाएगी, और अच्छे खासे प्रमाण देकर के उन्होंने उसको सिद्ध भी किया है। इन प्रमाणों की बात हम नहीं करेंगे, वो बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका के साथ में जोड़ो, तो आप देखना दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील वाला निकला हुआ भाग है, वो गिनी तट के सारे जो अफ्रीका का जो अंदर जो गया हुआ भाग है, उसमें आकर के वो उसको फिट बैठ सकते हैं। तो वो कहते हैं जैसे एक हम किसी कागज को फाड़ते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, और उसको वापस अगर हम जोड़ें तो वो ठीक जहां जहां से फटता है उसी प्रकार से वो वापस जुड़ जाता है, जिसको जिग्सा फिट के नाम से वो बताते हैं। ठीक है, ये एक इसका प्रमाण है। ठीक है, प्रमाणों की बात नहीं करेंगे हम, राजस्थान के भौतिक विभाग में कितना हमारे काम में आने वाला है उसी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो वो ये कहते हैं कि जो 7 महाद्वीप एक जगह पर थे, और इसको उन्होंने महाद्वीप का, सुपर कॉन्टिनेंट का, और उसका नामकरण उन्होंने, उसका नाम पेंजिया नहीं था, उसको एक नाम देना था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, अपने विवेक के अनुसार उसको उन्होंने कहा पेंजिया। और वो कहते हैं कि जब एक पेंजिया यानी कि 7 महाद्वीप एक जगह पर थे, इसका मतलब कि उस पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था, उस महासागर का नाम इन्होंने क्या रखा, पेंथालासा। ठीक है, तो पेंजिया हो गया महाद्वीप और पेंथालासा हो गया महासागर, ये बात उन्होंने बताई। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जब समय के साथ में आगे बढ़ता है, समय चक्र आगे बढ़ता है, तो यही जो पेंजिया है, सॉरी, ये जो पेंजिया है, ये यहां पर दो भाग में टूट जाता है। देखिए दो भाग में कैसे टूटता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये दो भाग में हमने इसको तोड़ दिया। एक ये बात बताते हैं, और यहां पर अल्फ्रेड वेगनर जो है, इनका नामकरण क्या करते हैं, देखिए, तो हम इसको देखते हैं। यहां पर जो पेंजिया दो भाग में टूटा, तो इसका जो उत्तरी भाग था, इसको इन्होंने अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला भाग था, इसको उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको कुछ जगह पर इसका एक नाम और जो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा, इसको लोरेशिया भी कहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये वाली स्थिति पहले, इसके बाद वाली स्थिति ये, पेंजिया दो भाग में टूट गया। अब ये टूटने का क्या, तो पृथ्वी के नीचे जो भू संचलन होता है, सॉरी, धरातल के नीचे, ठीक है, पृथ्वी गलत बोल गया मैं, धरातल के नीचे, ठीक है, जो प्लेट विवर्तनिकी की हलचलें होती है, तो जो प्लेटों में संचलन होता है, उसके माध्यम से ये दो भाग में टूट गया, और उत्तरी भाग अलग हो गया, दक्षिणी भाग अलग हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया, ठीक है, लोरेशिया कहलाया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड इसका कहलाया। और देखिए अब क्या होगा, इसमें यह स्थिति होगी कि ये जो जल है यहाँ वाला, इसका जो पेंथालासा का जल है, वो अब इनके बीच में, इनके टूटने के बाद यहाँ पर आ गया। तो पेंथालासा का जल जो यहाँ पर आया, अब इन दोनों के बीच में जो पानी भर गया आकर के, तो कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में एक नए सागर का निर्माण हुआ, जिस सागर को कहा गया लोरेशिया, सॉरी, इसको कहा गया टेथिस सागर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसके बाद पेंजिया, पेंथालासा, एक पूरा महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट, ये एक पूरा महासागर जिसको पेंथालासा, ठीक है, और जैसे सुपर कॉन्टिनेंट है वैसे सुपर ओशन कह दीजिए आप इसको, महासागर। ठीक, और ये वाला इसमें हो जाएगा, तो इसका उत्तरी भाग टूटने के बाद उत्तरी भाग अंगारा लैंड और लोरेशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में जो नए सागर का निर्माण हुआ, वो बन गया यहाँ पर तैतीस सागर। ठीक है, अब हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के इससे पहले मैंने आपको ये चार भौतिक विभाग पढ़े थे। ठीक है, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, इसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा राजस्थान का भौतिक विभाग है, वो किसका अंग है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो चार भौतिक विभाग हमारे हैं। ठीक है, और ये चार भौतिक विभाग मैं आपको इनको यहाँ पर लिख करके, और फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो हम बात करते हैं थार का मरुस्थल।
इसको ले लेते हैं, चलिए ये हो जाएगा थार का मरुस्थल, ठीक, पहला। और उसके अलावा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पूर्वी मैदान, और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जिसको हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। देखिए यहाँ से दो दो को हम ले लेते हैं। सबसे पहले इनकी अगर बात करें, ठीक है, तो इन दो को ले लेते हैं। ये वाला जो भाग है, ये थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, इनको टेथिस सागर का भाग माना जाता है। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में इनको माना जाता है, ठीक है। और आगे के दो हम ले लेते हैं, कौन से, दो कौन से बचे, अरावली पर्वतमाला, इसको, ठीक है। इस वाले को अगर हम लेंगे तो ये किसके हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के जो चार भौतिक विभाग हमने पढ़े, उससे दो, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, इन दोनों को कर दिया। ये किसके हैं, तो ये टेथिस सागर के भाग हैं, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, ये हैं गोंडवाना लैंड के भाग। और बिल्कुल आसानी के साथ में याद हो सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप, जब भी पर्वत या पठार की बात आती है तो क्या है, ये सामान्यतः धरातल जो होता है उससे ऊंचे उठे भाग होते हैं। पर्वत की परिभाषा भी यही होती है, अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसका शीर्ष संकीर्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, वो पर्वतमाला कहलाती है। और अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसका शीर्ष पर्वत के विपरीत, यानी कि संकीर्ण के विपरीत कैसा होता है, लगभग सपाट सा होता है, जो ऊपर से सपाट सा हो, वो क्या कहलाता है, वो पठार कहलाता है। तो कुल मिलाकर के जो ऊंचे उठे उठे भाग हैं वो तो किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। अब देखिए आप, मरुस्थल और मैदान ये क्या है, समतल होता है मैदान और मरुस्थल लगभग समतल, यानी कि नीचे वाले भाग, जो समतल नीचे नीचे वाले भाग है वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे टेथिस सागर के भाग। तो जो नीचे वाले भाग हैं समतल है, लगभग समतल वाले नीचे बैठे वाले, ठीक है, वो है टेथिस सागर के। और जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचे उठे भाग हैं वो हो जाएंगे गोंडवाना लैंड के। तो इसको बड़ी आसानी के साथ में हम यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये जो बात थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, तो इसमें हमारे यहाँ पर दो भौतिक विभाग तो इसके हैं, ठीक है। ये वाला जो टेथिस सागर है, ठीक है, टेथिस सागर की कौन सा था, थार का मरुस्थल, तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं थार। और इसके साथ में कौन है, इसके साथ में, थार के साथ में है पूर्वी मैदान, ठीक, ये हो जाएगा। और गोंडवाना लैंड के कौन से दो हैं, तो गोंडवाना लैंड के दो है हमारे यहाँ पर, एक हो जाएगा हाड़ौती, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसमें अरावली पर्वतमाला, ठीक। तो ये दो और दो चार, अंगारा लैंड का या लोरेशिया का इसका कोई भाग हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये इनके अवशेष के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। तो इस बात को आपने याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रमाण है। जैसे टेथिस सागर कहते हैं कि, क्योंकि आज हम थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थार के मरुस्थल, अगर मान लीजिए हम थार के मरुस्थल को और पूर्वी मैदान को टेथिस सागर के अवशेष के रूप में मानते हैं, तो ऐसा क्या प्रमाण है जिनके आधार पर हम सब लोग ये बात करते हैं, ठीक है। तो उसी को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ताकि मैं यहाँ पर आपको आसानी के साथ में इन चीज़ों को समझा सकूँ। जैसे सबसे पहला टेथिस सागर के अवशेष के रूप में क्या है, तो जब भी आप थार के मरुस्थल में आपको जाएंगे तो वहाँ पर अधिकतर आपको खारे पानी की झीलें वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में, ठीक है, बीकानेर में, इन क्षेत्रों में आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी। या जब भी यहाँ पर
कोई नलकूप या बोरिंग से खुदाई होती है तो खारा पानी निकलता है। तो खारे पानी की झीलें इसके प्रमाण है। खारे पानी की कौन कौन सी, जैसे हम पढ़ते हैं बहुत सारी झीलों के नाम, इसमें पढ़ते हैं पचपदरा, ठीक है, डीडवाना, ठीक, लूणकरणसर, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सांभर, ठीक। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी झीलें जो कुचामण में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी खारे पानी की झीलें आपको मिलती है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है उसमें नमक की मात्रा काफ़ी होती है। एवरेज 30 से 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में ये मिलता है। उसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे कि 30 ग्राम अगर मिलता है तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, 30 ग्राम अगर मिलेगा तो 30 ऐसे लिख के, और फिर बाद में यहाँ पर ये लगा के और 2 इस प्रकार से मिलता है। क्योंकि 30 जब हम जैसे प्रतिशत लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं 30%, ये, ठीक है। 30 ग्राम अगर हमें लिखना है तो एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इसको चूंकि एक जो किलोग्राम या 1 लीटर अगर जल है तो उसमें उसकी कितनी मात्रा होगी, ठीक है, इसको ग्राम में मापा जाता है। जो नमक होगा ठोस है उसको ग्राम में मापा जाएगा, तो इसलिए इसको इस प्रकार से एक और उसके नीचे 2 जीरो लगा करके और इस प्रकार से लिखा जाता है। तो खारे पानी की झीलें यहाँ पर प्रमाण है कि वो कभी तैतीस सागर का भाग था, और आज चूंकि वो पानी तो, ठीक है, अब पानी तो वहां पर है नहीं, बिल्कुल पानी तो सूख गया, लेकिन क्योंकि पानी जब जल वाष्प बन जाता है और नमक तो उसके साथ में वाष्प बनेगा नहीं, तो नमक वहीं पर रह गया है। और आज जब कभी भी बारिश होती है तो उस मिट्टी में जो नमक है, वही नमक जब बारिश होती है तो उस पानी के साथ में इकट्ठा होकर के वापस घुल करके और वो किसी एक जगह पर आ जाता है, या जब भी बारिश होती है तो वो नमक घुल करके और धरातल में नीचे की ओर चला जाता है, भौम जल के साथ में वो नीचे चला जाता है। जब भी हम बोरिंग वगैरह करते हैं, कुआं खोदते हैं, तो उसी पानी को बाहर निकालते हैं तो वो नमकीन पानी, खारा पानी वहां से मिलता है। ये एक थ्योरी है इसके बारे में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि लंबे समय से समुद्र की ओर से चलने वाली जो पवनें हैं वो अपने साथ में समुद्री भाग से नमक को अपने साथ में उड़ा करके लाती है, और वो यहाँ पर ला करके उस नमक को बिछा देती है, और वही नमक जो है वो इस मिट्टी में मिल जाता है, और जब बारिश होती है तो उस बारिश के साथ में वो उस पानी में घुल करके और इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार की कुछ धारणाएं हैं, लेकिन इसके अवशेष के रूप में इस बात को माना जाता है। तो खारे पानी की जो झीलें हैं, ठीक है, वो बात यहाँ पर होगी। अगला है अवसादी चट्टानों की प्रधानता। अवसादी चट्टानें, देखिए चट्टानें 3 प्रकार की होती है चट्टानें। आग्नेय चट्टान हम पढ़ते हैं, इसके अलावा आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान जो उसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान, क्योंकि आग्नेय इग्नियस रॉक कहते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी के निर्माण के बाद में, जब हम कहते हैं ना प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी बहुत गर्म थी, तरल थी, तप्त लावा के समान थी, जब वो ठंडी हुई तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टानें थी, ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी चट्टान कहा जाता है। उसके बाद में जब उसके ऊपर अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है, वो टूटती फूटती है, ठीक है, पानी उसको अपने साथ में बहा कर लेकर जाता है। जब किसी झील में, सागर में जब वो जाकर के अवसादों के रूप में जमा होती है, सेडिमेंट्स के रूप में, परत दर परत वो उसमें अवसाद जमा होते रहते हैं, और उसके बाद में जिस चट्टान का निर्माण, चूंकि उसके ऊपर परत दर परत जमा हो जाएगी, तो जो सबसे पहले जो परत थी वो सबसे नीचे चली जाएगी, तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ठीक है, और दाब और ताप बढ़ने के बाद में वो एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि अवसादों के जमा होने से वो चट्टान बनती है, इसलिए उसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पर इन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान की बात करोगे तो जोधपुर का पत्थर या जैसलमेर के जो पत्थर हैं, जो बलुआ पत्थर जिसको आप कहते हैं, जैसलमेर में पीला पत्थर जो है, वो सारे यहाँ पर उन्हीं अवसादी चट्टानों। तो हम कहते हैं कि एक लंबे समय तक जब उत्तरी भाग यानी कि जो अंगारा लैंड था वो, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियां इस तैतीस सागर में अपना जल गिराती रही, और अपने साथ में लाए गए जो अवसाद है उनको यहाँ पर जमा करती रही, और उसी के माध्यम से इन अवसादी चट्टानों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बालू पत्थर है या बलुआ पत्थर है, ठीक है, वो बहुतायत मात्रा में मिलता है, ठीक। तो उसके आधार पर हम इस बात को भी कह सकते हैं। और क्या है, जीवाश्म खनिजों की प्रधानता। जीवाश्म खनिज कौन कौन से हैं, तो 3 प्रमुख खनिज है जिनको जीवाश्म कहा जाता है। देखिए, एक होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, इसके अलावा क्या हो जाएगा, कोयला, और एक हो जाएगा
प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इनकी प्रधानता है। अब तो राजस्थान एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। अगर हम देखें स्थलीय भाग पर लगभग राजस्थान उत्पादन में पहले नंबर पर है, ठीक है। जहाँ स्थल भाग से, जहाँ पर पेट्रोलियम की खुदाई हो रही है या पेट्रोलियम निकाला जा रहा है वहां से, ठीक है। वैसे बॉम्बे हाई से बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल निकाला जाता है जो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन की प्रधानता है। जीवाश्म ईंधन की क्यों? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का मतलब जीवों के अवशेष के रूप में जो मिले हैं, ठीक है। तो बहुत पहले की अगर बात करें तो उस समय ये जो तैतीस सागर है इसमें बहुत सारे जीव, जब यहाँ का पानी सूख गया पूरा तैतीस सागर का, तो उसमें बहुत सारे जो जीव थे या वो जीव नदियों के पानी लाला के इकट्ठा करने से अवसादों के नीचे दब गए। एक समय के बाद में ताप और दाब बढ़ने से, ठीक है, उन जीवों में जो भी भाग था वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला इसमें तब्दील हो गया, इस प्रकार से माना जाता है। तो इनकी प्रधानता है, आप देख लीजिए। अगर हम कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयला बाड़मेर में, नागौर में, ठीक है, बीकानेर में, बहुत सारी जगह पर ये कोयला मिलता है। पेट्रोलियम की हम बात करें तो बाड़मेर का नाम आता है, जालोर का नाम आता है, जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार, ठीक है। तो इन खनिजों की प्रधानता ये बताती है कि यह तैतीस सागर के अवशेष के रूप में है। जीवाश्म की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो दो बड़े उदाहरण यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ये आकल जो ये गांव है एक जैसलमेर में, जैसलमेर शहर से पास में ही है, आकल जगह है। और यहाँ पर एक आकल में एक वुड फॉसिल पार्क है, ठीक है, वुड फॉसिल पार्क। देखिए आकल तो हो गई जगह, वुड यानी लकड़ी, फॉसिल यानी कि जो जीवों के अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉसिल, ठीक है। लकड़ी के, ठीक है, जीव अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। और वो जो जगह है जहाँ पर ये मिलता है उसको वुड फॉसिल पार्क, आकल जगह है तो उसको आकल वुड फॉसिल पार्क ये पूरा नाम दिया जाता है जैसलमेर में, ठीक है। और वहां पर आपको मिलेगा वैसी, जब भी आप देखेंगे उस जगह को तो यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा। वहां पर पूरा वो जो है, जब अब ऊपर अपर्दन हो गया है या वहां की मिट्टी हट गई है तो आपको जमीन में से कोई, जैसे पेड़ बहुत लंबे समय से मान लीजिए नीचे दब गया था, उसके ऊपर पानी वानी भर गया और मिट्टी विट्टी की पूरी परत जम गई, और अब धीरे धीरे जब वो परत ऊपर से हट रही है तो वो वापस अब नजर आने लगा है, ठीक है। तो अब उसको वो पिंजरे विंजरे लगा करके और उसको कवर किया गया ताकि लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इस प्रकार का एक वुड फॉसिल पार्क आपको जैसलमेर के पास मिलेगा। तो ये जीवाश्म की प्राप्ति के, और इसके अलावा यहाँ पर एक गांव है जैसलमेर में जिसका नाम है कुलधरा, और कुलधरा गांव में यहाँ पर मछली के अवशेष भी मिले हैं, कुलधरा गांव, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मछली के अवशेष, ठीक, ये भी यहाँ से कुलधरा गांव से मिले हैं और ये भी जैसलमेर में है, ठीक। तो ये जीवाश्म की प्राप्ति यहाँ से हुई है, उसके कारण भी ऐसा माना जाता है कि ये कभी तैतीस सागर का अवशेष हुआ करता था, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करें तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दूसरा जो हम भौतिक विभाग की हम बात कर रहे थे, यानी कि हमारा अरावली पर्वतमाला और इसके अलावा जो हमारा हाड़ौती का पठार है, उसको हम कह रहे थे कि ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो गोंडवाना लैंड के अवशेष अगर हैं तो वहां पर उसकी क्या खास बात है, क्योंकि पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है, जो दुनिया का बहुत प्राचीन भाग माना जाता है, ठीक है। वहां पर अगर आपको दक्षिण भारत में, आप प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो वहां पर काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। जिस प्रकार की काली मिट्टी आपको दक्षिणी भारत में मिलेगी, ठीक है, ठीक है, तो वही की वही काली मिट्टी, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगी, हाड़ौती के पठार पर भी मिलेगी। एक खास बात है यहाँ की, ये काली मिट्टी जो है यहाँ की विशेषता है, ठीक है। आगे इसको हम पढ़ेंगे भी सही। काली मिट्टी, इसको रेगड़ मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है, ठीक। और इसकी क्या खासियत है कि इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो तीन इसके नाम है इस काली मिट्टी के, ठीक है, रेगुड़, ठीक है, या रेगड़, ठीक, या इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मिट्टी में कपास की अच्छी खासी पैदावार होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपास की पैदावार के लिए जानी जाती है। और कपास की पैदावार के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ही काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसलिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हमारे यहाँ पर अच्छी खासी कपास की खेती होती है,
इसके अलावा अगर आप प्रायद्वीपीय भारत में जाओगे तो भी आपको कपास की अच्छी खासी खेती वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारी सूती वस्त्र बनाने की मिलें भी वहाँ पर लगी हुई है, जिसके तो और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि समुद्र पास में है तो एक प्राकृतिक नमी वहाँ के वातावरण में होती है, तो जब धागा बनाया जाता है तो वो धागा आसानी के साथ में टूटता नहीं है। उत्तरी भारत में अगर मान लीजिए आप कपास की सूती वस्त्रों की मिलें लगाएंगे तो वहाँ पर नेचुरल जो ह्यूमिडिटी है वो तो कम होती है, ठीक है, बारिश के दिनों में हो पाती है, तो फिर वहाँ पर जब नमी नहीं होती तो उसमें धागा टूटता है, तो फिर वो आपको कृत्रिम तरीके से वो ह्यूमिडिटी रखनी पड़ेगी। तो फिर वो जो जहाँ पर भी सूती वस्त्र की मिलें लगती है तो उसमें फिर इस प्रकार से कृत्रिम नमी के साथ में ये काम होता है। वही चीज़ आपको दक्षिण भारत में एक इसका बेनिफिट है, इसलिए दक्षिण भारत में आज़ादी के बाद में दक्षिण भारत में राजस्थान जो पूरा भारत है उसमें सूती वस्त्र की मिलें अच्छी खासी वहाँ पर लगी है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, ठीक है, ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर इस प्रकार की आपको इस प्रकार की सूती वस्त्र की मिलें बहुत सारी मिलेगी। तो काली मिट्टी, हाड़ौती का जो पठार है वहां पर काली मिट्टी मिलेगी, जो इस बात का प्रमाण है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत पर भी उसी प्रकार की काली मिट्टी है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो इस हिसाब से इसको भी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम एक उदाहरण अगर अरावली पर्वतमाला से देना चाहें तो अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है, ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अरावली पर्वत की बात करें, अरावली पर्वत, तो ये कब बने थे, तो प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में इनका निर्माण हुआ था, और दुनिया के प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं, सबसे पुराने पर्वत ये माने जाते हैं। हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे नवीन पर्वतमाला मानी जाती है, ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वत जो प्री कैम्ब्रियन है, तो चूंकि गोंडवाना लैंड को भी पुराना भाग माना जाता है, तो इस प्रकार की पर्वतमाला भी हमारे यहाँ पर है, और इन्हीं आधारों पर हाड़ौती के पठार को, ये वाला जो भाग है इसको, और अरावली पर्वतमाला को हम हमारे यहाँ पर गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में हम कहते हैं, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है। तो इन दोनों को, ठीक, ये दोनों बातें गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ से की, आगे बढ़ते हैं और क्या चीजें इसमें हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मुख्य रूप से थार के मरुस्थल को, ठीक है, क्योंकि हम पहले 4 मरुस्थल को पढ़ चुके, 4 भौतिक विभाग को पढ़ चुके, कहाँ कहाँ पर है, और हम ये भी पढ़ चुके कि वो मैप में कहाँ है, उनकी उत्पत्ति की बात कर चुके, 2 किसके भाग है, 2 किसके भाग है, ये भी बात हमने कर ली, ठीक है। इसके प्रमाणों के बारे में भी बात कर ली। अब हम राजस्थान का पहला और एक बड़ा भौतिक विभाग है, ठीक है, थार का मरुस्थल, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। ये पहला और सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा ये था मरुस्थल है, क्षेत्रफल में भी है, जनसंख्या में भी है, आगे मैं बताऊंगा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए आप, अगर इसकी बात हम करें, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसमें से क्या आ सकता है क्षेत्रफल, तो ये लगभग 61.11% भाग पर इसका फैलाव है, ठीक है। राजस्थान के पूरे अगर क्षेत्रफल को, यानी कि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर को, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर इसको इसलिए कहा जाता है, जब भी क्षेत्रफल की बात आती है तो हम इसको इस प्रकार से क्षेत्रफल को यूं, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में कहते हैं। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है कि अगर एक ऐसा वर्ग बनाओ जिसकी प्रत्येक भुजा 1 किलोमीटर की है, ठीक है, तो क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, तो चारों भुजाएं फिर 1-1 किलोमीटर की होगी। ये जो भाग है ना वो हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान का इतना क्षेत्रफल है कि अगर आप 1-1 किलोमीटर के इस प्रकार के स्क्वायर अगर बनाओ, वर्ग बनाओ, तो आप 3,42,239 वर्ग वहां पर बना सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल को मापने का, ठीक है, इकाई है। और जब भी हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो उसका पूरी अगर हम बात लिखते हैं 3,42,239, और आगे हम लिखेंगे स्क्वायर किलोमीटर, केवल किलोमीटर नहीं लिखें, क्योंकि केवल हम कोई लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई दोनों की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो 2 आयाम इसमें आएंगे, तो ये इसमें चीज हो जाएगी। तो अगर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल को अगर हम, जो भी है 3,42,239, इसको अगर हम 100 मान लें, 100% मान लें जो भी है, तो उस 100% के
61.11, या फिर उसको अगर राउंड फिगर में चेंज किया जाता है तो 61%, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं मिले तो 60% के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ये बात भी मिल सकती है। तो इसके आसपास की चीज को आप याद रखें, 60% या 61, या एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 61.11% जो भाग है वो उतने भाग पर इसका क्षेत्रफल है। नए जिलों में परिवर्तन होने से इसके ऊपर कोई परिवर्तन कोई नहीं है, वो तो जिले जहाँ पर कट करके बने, आगे हम बात भी करेंगे इनकी, तो उसका यहाँ पर कोई असर नहीं आएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग उतना ही है। हाँ, जिलों की संख्या में जरूर परिवर्तन आएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इतना हो जाएगा, क्षेत्रफल इतना है। अगर उधर स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिलता है कि इसका क्षेत्रफल लगभग इतना है, तो 1,75,000, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल इसका बताया जाता है। 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। ये चीज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या की हम बात करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या, ठीक है, यहाँ पर निवास करती है। तो जनसंख्या अभी चूंकि हमारे पास में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं हमारे पास में 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। सबसे पहली जनगणना पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, लेकिन वो उतनी व्यवस्थित नहीं थी। लेकिन प्रश्न ये आता है, भारत में सबसे पहली जनगणना या सर्वप्रथम कब जनगणना हुई थी? 1872। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1872 पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन जब भी बात आती है कि भारत में सिस्टमेटिक जनगणना कब हुई, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित जनगणना भारत में पहली बार कब हुई, तो उसका फिर ईयर जो होता है वो होता है 1881 में, शायद लॉर्ड रिपन के समय इसका होगा 1881 में। तो इसके बाद 1881 से कंटिन्यूस हमारे यहाँ पर लगातार हर 10 साल के दौरान, जैसे 1881 उसके बाद में 1891, ठीक है। इससे पहले वाली जो जनगणना है वो 2011 में हुई। तो 2011 के आंकड़े में आप यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन बीच में 2020 में हमारे यहाँ पर मार्च 2020 के आसपास हमारे यहाँ पर कोरोना भाई साहब प्रकट हो गए, और उनके कारण हमारी जनगणना 2011 में जो होनी थी, ठीक है, तो लॉकडाउन वगैरह हमने देखे तो उस दौरान हमारी जनगणना नहीं हो पाई। तो अब देखिए ये 2023 में प्रस्तावित है, अगर ये हो जाती है तो ठीक उसके आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन तब तक हमें 2011 वाले आंकड़े याद रखने। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के क्या आंकड़े यहाँ पर है, तो इस मरुस्थलीय भाग में जो कि 61% लगभग रखता है, इस 61% भाग पर हमारे यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अगर पूरे राजस्थान की जो जनसंख्या है, ठीक है, उसको हम 100 मान लें तो उसका 40% जो है वो कहाँ रहता है, उसका 40% थार के मरुस्थल में निवास करता है। और इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको पूर्वी मैदान पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, पूर्वी मैदान जो है वो लगभग 23% राजस्थान का रखता है, 23% भाग पर पूर्वी मैदान फैला हुआ है, और वहां पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो वहां पर 39% करती है, यहाँ पर 40% करती है। तो राजस्थान का ये एक ऐसा भौतिक विभाग है थार का मरुस्थल, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। क्षेत्रफल ले लो या जनसंख्या ले लो, बड़ा भौतिक विभाग है। तो प्रश्न की भाषा को देख करके हम इसको आसानी के साथ में समझ सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। हाँ, एक जनघनत्व वाली बात अलग आती है। जनघनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ये जो वर्ग बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये एक वर्ग बन गया, इसमें कितने लोग निवास करते हैं, वो जनघनत्व वाली बात हम देखते हैं, ठीक है। तो जनघनत्व की बात होगी तब फिर ये जनघनत्व उतना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 61% भाग पर ये 40% जनसंख्या रखता है, ठीक है। लेकिन पूर्वी मैदान की जब बात होगी तो वो 23% भाग पर भी 39% राजस्थान की जनसंख्या रखता है। यानी कि मरुस्थल का आधे से भी कम क्षेत्रफल उसके पास में है, लेकिन जनसंख्या का केवल 1% हिस्सा कम उसके पास में है। तो जब जनघनत्व की बात आएगी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा भौतिक विभाग है, तब हम करेंगे पूर्वी मैदान। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा भौतिक विभाग है, तब हम करेंगे थार का मरुस्थल। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है कि प्रश्न की भाषा किस प्रकार से है। प्रश्न अगर ये पूछ रहा है कुल जनसंख्या, तब हम करेंगे थार का मरुस्थल। प्रश्न पूछता है सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है, डेंसिटी कहां पर है, ठीक है, तब हम करेंगे पूर्वी मैदान। तो
तो 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक, इसके साथ में मैं यहाँ पर आपको लिखवा दूंगा सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक विभाग। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर। ठीक, और ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया में भी एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता, ये बातें भी लिखी गई है। सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैव यानी तो जीव, और विविधता यानी जहां पर बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति के जीव जहां पर पाए जाते हैं। जितने अलग अलग प्रजातियों की, जितने ज्यादा प्रजातियों के जीव होंगे वहां पर जीवों की विविधता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात है। तो ये चीजें यहाँ से हमने देख ली। विस्तार वाले जिलों की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार मिलता है, इसकी अगर हम बात करें तो फिर देखिए आप, इसमें पहले इसमें 12 जिले थे। ठीक है, लेकिन अब जिलों की संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उसी की हम बात कर लेते हैं। तो जिले में यहाँ पर आपको पहले इसके बता देता हूँ और इस पर बात करते हैं। देखिए पहले वाले 12 जिले पहले हम ये लिखते हैं, तो हम किन किन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम रेडक्लिफ रेखा के साथ चलते हैं, तो इसमें आ जाएगा श्रीगंगानगर। उसके बाद कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा इसमें बीकानेर। ठीक है, पुराने जिले लिखवा रहा हूँ, फिर नया भी बता दूंगा मैं आपको। इन दोनों का कुछ भाग अनूपगढ़ बना है, उसकी बात भी करेंगे। फिर उसके बाद में जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो बाड़मेर। ठीक है, यहीं से हम लिख लेंगे जालोर। ठीक है, इसी जगह से हम यहाँ पर लिख लेंगे हनुमानगढ़। ठीक है, और यहीं से हम लिखेंगे पाली। ठीक है, इसके अलावा पाली हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, पाली, जोधपुर, और इसमें हो जाएगा नागौर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और 3 कौन से हो जाएंगे, सीकर। ठीक है, चूरू, और एक इसमें हो जाएगा झुंझुनू। देखिए पुराने वाले हमें याद होंगे, इनको एक साथ याद कर सकते हैं, जो कि रेड क्लिफ रेखा के साथ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, चार जो पहले रेड क्लिफ रेखा के साथ में थे। तो इन चारों को एक साथ याद किया जा सकता है। ठीक है, इन चारों को। ठीक, ये चार हो गए। इसके साथ में जहां बाड़मेर खत्म होता है दक्षिण की ओर, तो उसके पास वाला जालोर याद कर लो। जहां श्रीगंगानगर शुरू होता है उसके साथ में हनुमानगढ़ याद कर लो। इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, इन तीनों को, सॉरी, पाली, पाली के साथ में जोधपुर, जोधपुर के साथ में नागौर। 3 यहाँ से याद हो जाएंगे, और 3 वो हो जाएंगे जो हाड़ौती वाले हैं। ठीक है, सॉरी, शेखावाटी वाले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, शेखावाटी। ठीक है, इन 3 को याद कर लो। तो देखिए आप, यहाँ से आपको 12 जिले याद हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं जो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है उनको। ठीक है, ताकि चीजें पता चल जाएगी। देखिए यहाँ दोनों श्रीगंगानगर, बीकानेर जब पढ़ेंगे तो हम एक नाम और यहाँ पर लिखेंगे, वो लिखेंगे अनूपगढ़ का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अनूपगढ़। ठीक है, श्रीगंगानगर, बीकानेर हो गया। जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद में बाड़मेर जैसे आएगा, बाड़मेर आते ही हम लिखेंगे इसमें बालोतरा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जालोर, और जालोर में से अलग हुआ है सांचौर, तो हम लिखेंगे इसमें सांचौर। ठीक, उसके बाद हनुमानगढ़, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, पाली। ठीक, और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे जोधपुर। अब इसमें जोधपुर जो है वो, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जोधपुर। ठीक है, शहरी और ग्रामीण। ठीक है, ये 2 जिले हो जाएंगे। तो जोधपुर फिर यहाँ से ये हट जाएगा, शहरी और ग्रामीण 2 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, नागौर, तो नागौर में से कुचामन, डीडवाना, या डीडवाना कुचामन, कुचामन डीडवाना यहाँ पर हो जाएगा, डीडवाना। ठीक है, और सीकर वहां से हो जाएगा नीम का थाना।
तो 12 पहले थे, उसके बाद में 13, 14, 15, ठीक है। इसको एक को हटा दो तो यहाँ पर एक ही काउंट कर लेता हूँ, 16, ये 17 और ये इसका हो जाएगा 18, और एक जो यहाँ पर जोधपुर का और इसका हिस्सा जो निकाल करके बनाया गया जिसको हम कहते हैं फलोदी, ठीक है। तो ये लगभग अब 19 जिलों के आसपास इसका जो है विस्तार हम कह सकते हैं, लगभग 19 जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। जो 12 थे अब वो 19 के आसपास है, तो इसको हम यहाँ से याद रखेंगे थोड़ा सा। तो ये एक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, संभाग की हम बात कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे मान लो कि कौन कौन से ऐसे संभाग है जिस जो पूर्णतया थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीकर संभाग जो नया बना है। संभाग वाली जो क्लासें मैंने पढ़ाई है तो उसमें आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें जो नए संभाग बने हैं, 3 सीकर बना है, पाली बना है और बांसवाड़ा बना है, इन तीनों को पढ़ाया है। एक क्लास है उसमें आपको बाकी की जो 7 संभाग है जो पहले से थे लेकिन जिनकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन हुआ, जिलों में कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया। तो वहां से आप संभाग वाली क्लासें भी देख सकते हैं और अच्छे उस मानचित्र में रंग भर के और पढ़ाया ताकि आपको बहुत आसानी के साथ में याद हो सके। आप चैनल पर हैं वो, तो आप उसको चेक कर सकते हैं वहां से। चलिए सीकर संभाग की बात करें, जो पूरे तरीके से जहां पर मरुस्थल का विस्तार है। सीकर संभाग में अब क्या है, ये नया बना है सीकर, 4 जिले इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें एक तो हो जाएगा कौन, एक तो स्वयं सीकर है, ठीक है, तो सीकर, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और कौन है, झुंझुनू, ठीक। एक जो सीकर और झुंझुनू का पार्ट जो नया बना है यहाँ पर, ठीक है, वो हो जाएगा नीम का थाना, ठीक है। और एक जो बीकानेर संभाग में पहले जिला था अब जिसको सीकर संभाग में बना दिया है वो है चूरू, चूरू, ठीक है। ये चूरू पहले सीकर बीकानेर संभाग में था, अब बीकानेर संभाग से हटा करके इसको सीकर संभाग में डाल दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखना। तो ये 4 जिले हो गए कुल मिलाकर के, सीकर, और दूसरा हो गया हमारा झुंझुनू, तीसरा हो गया हमारा नीम का थाना, और नंबर 4 हो गया चूरू। यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, प्रश्न यहाँ से बनता है, चूरू अब सीकर संभाग में है। आगे बात करते हैं किसकी, बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर स्वयं, ठीक। दूसरा इसमें कौन, जो पहले से इसमें था, कौन हो जाएगा, श्री गंगानगर। तीसरा जो पहले इसमें था, नाम है इसका हनुमानगढ़, ठीक है। और नंबर 4 इसमें कौन, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अब अनूपगढ़, जो रेड क्लिप रेखा के सारे हैं। और रेड क्लिप रेखा के सारे जो 4 जिले पहले लगते थे अब 5 जिले लग रहे हैं। पहले उत्तर से दक्षिण में अगर आप बढ़ेंगे तो श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद आपको अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद आपको बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ में बाड़मेर। रेड क्लिप रेखा पर आप उत्तर से दक्षिण में चलो तो ये क्रम मिलेगा। सवाल यहाँ पर इस प्रकार से भी बन सकता है। और दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप बढ़ते हो तो इसका उल्टा क्रम इस पर सवाल बनता है, जो कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं उस क्लास में इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए चौथा जिला इसमें अनूपगढ़ है जो नया बना है, इसमें पहले इसकी जगह पर था चूरू, जो चूरू अब सीकर संभाग में चला गया है, ठीक। एक और बात कर लेते हैं, पूरा का पूरा जोधपुर संभाग भी थार के मरुस्थल के अंतर्गत ही आएगा। और इसमें कितने जिले हैं, तो 6 जिले यहाँ पर हैं। जोधपुर की हम बात करें तो देखिए इसमें आ जाएगा जोधपुर शहर, ठीक है, जोधपुर शहर या शहरी, ठीक। इसके साथ में मैं लिख देता हूँ, दोबारा नहीं लिख करके, जोधपुर ग्रामीण, ये हो जाएगा। तीसरा फलोदी, उसके बाद नंबर 4 तो हम पढ़ेंगे इसमें जैसलमेर, नंबर 5 इसमें हो जाएगा बाड़मेर, और नंबर 6 इसमें हो जाएगा बालोतरा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 6 जिले इसमें हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे इस प्रकार के जिले हैं जहां पर मरुस्थल का विस्तार है। तो ये 3 संभाग पूरे तरीके से मरुस्थल वाले संभाग हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को हम देखते हैं, ठीक है।
इसकी जो विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, यानी कि थार के मरुस्थल की विशेषताएं, पहले हमने ये पढ़ा क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, कौन कौन से जिले हैं, विस्तार वाले जिलों की हमने बात की। आगे हम पढ़ लेते हैं न्यून वर्षा, यानी कि यहाँ पर बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। न्यून वर्षा, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है, इन सबको पढ़ा जाता है। अकाल आय समय पढ़ते रहते हैं, यहाँ पर वर्षा कम होती है, ये यहाँ की खास बात है। और देखिए यहाँ पर जो मैप बनाया है उसी को भी मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ, और इसकी भी खास बात यही है कि ये जो मैप है, दो मैं आपको समवर्षा रेखाएं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले ये जो है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारा जो राजस्थान का एक भौतिक भाग है, अरावली पर्वतमाला, आपको यहाँ इस प्रकार से मिलेगी। राजस्थान में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका फैलाव आपको मिलेगा, ठीक है। इधर ये गुजरात से शुरू होकर के और दिल्ली में यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स तक किए जाती है, इनका विस्तार आपको मिलेगा। कुल 692 किलोमीटर की लंबाई, उसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर में इसका विस्तार है, ठीक है। इसकी बात अरावली पर्वत में करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए आप, मैं इसको बना देता हूँ। ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसका जो पश्चिमी ढाल है, इस पश्चिमी ढाल के सारे आपको इस प्रकार से एक समवर्षा रेखा मिलेगी। ये जो समवर्षा रेखा है ये 50 सेंटीमीटर की है, 50 सेंटीमीटर की, या इसको आप दूसरे शब्दों में 500 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर 50 सेंटीमीटर की हम बात करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 50 गुणा 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 500 मिलीमीटर। क्योंकि इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, जो हमारे चैनल पर भी आपको मिलेगा कि किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो आपको सेंटीमीटर में पढ़ा है, अधिकतर मिलीमीटर में पूछ लिया जाए तो ये इसका होता है। ये 50 मिलीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, ये इस थार के मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग कर देती है। इसके इधर अगर आप देखेंगे तो आपको कितना भाग मिलेगा, ये आपको यहाँ पर 61% भाग इसका मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा कितना है, 61% भाग है, या 61.11। तो एक तरफ 40% रह गया, एक तरफ 60% हो गया, तो लगभग दो असमान भागों में बांटती है इसको ये, ठीक है। ये चीज हम यहाँ से देख लेंगे। समवर्षा रेखा की हम बात कर रहे हैं, समवर्षा रेखा क्या होती है, देखिए इसके नाम में इसका अर्थ छिपा हुआ है। सम यानी क्या होगा, सम यानी होता है समान, ठीक है, और वर्षा यानी तो वर्षा, ठीक है, बारिश, वर्षा। समान वर्षा से क्या मतलब हो गया, मानचित्र पर हम कुछ लाइन बनाते हैं समान वर्षा वाले स्थानों को मिला करके। जैसे मान लीजिए कि कुछ स्थान है जहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर बारिश होती है, हम मानचित्र में उन स्थानों को पहले बिंदु के द्वारा बताएं, और जहां जहां 10-10 सेंटीमीटर बारिश होती है उनको मिला दें हम, तो एक लाइन बन जाएगी मैप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी स्थान है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको 50-50 सेंटीमीटर बारिश मिलेगी। इन सबको मिलाते हुए मैप में एक लाइन बना दी, और जो मानचित्र में हमने एक काल्पनिक रेखा यहाँ पर बनाई है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर समवर्षा रेखा कहलाएगी। और कितने मान वाली है ये, कितनी वर्षा होती है, तो 50। अगर ये 20 सेंटीमीटर वाले स्थानों को मिलाती तो 20 सेंटीमीटर की होती, 30 वालों को मिलाती तो 30 वाली होती। ये 50 सेंटीमीटर की रेखा जो है ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल पर है, और ये थार के मरुस्थल को, पूरे थार के मरुस्थल को पूरे राजस्थान से, शेष राजस्थान से, या 3 भौतिक भाग से ये अलग करती है। एक और बात हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखिए एक और है यहाँ पर बीच में, यहाँ आपको मिलेगी लगभग इधर, और यहाँ पर जो मिलेगी ये जो रेखा है ये है 25 सेंटीमीटर की है ये, या इसको भी हम क्या कर देंगे, 250 मिलीमीटर। तो ये दो समवर्षा रेखाएं हम पढ़ेंगे, 25 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, क्योंकि इनका बड़ा रोल इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो 25 सेंटीमीटर की रेखा है, ये इस थार के मरुस्थल को 2 भाग में बांटती है। इस रेखा के 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा हमें। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शुष्क मरुस्थल। और इस 25 सेंटीमीटर की रेखा के और अली पर्वत या 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पूर्व वाला और 50 की के पश्चिम वाला, यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो भाग होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क,
ठीक है, वर्षा की मात्रा के आधार पर है। इधर आप जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, और इधर आप जाएंगे तो 25 से ज्यादा मिलेगी लेकिन 50 से कम मिलेगी। इसका अर्थ ये है, यानी कि इस बीच वाला जो क्षेत्र है जो मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ 25 से ज्यादा मिलेगी लेकिन 50 से कम मिलेगी, और इधर शुष्क वाले में जाएंगे तो आपको वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम ही मिलने वाली है। तो इस 25 सेंटीमीटर की रेखा ने लगभग इस मरुस्थल को दो भाग में बांट दिया, शुष्क और अर्धशुष्क में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी एक और बात हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो ये होगी, चलिए इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो शुष्क है, शुष्क मरुस्थल, इसको भी हम आगे दो भाग में पढ़ने वाले हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर बाद में हम अर्धशुष्क को आगे पढ़ेंगे। तो ये न्यून वर्षा वाली बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए शुष्क मरुस्थल, ये यहाँ पर इसको दो भाग में बताया, एक है जिसको हम मरुस्थली कहते हैं और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, इसी मैप से मैं आपको इसको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। यहां मैंने बताया था आपको, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस प्रकार से, ये 25 सेंटीमीटर, और ये जो है वो इस मरुस्थल को दो भाग में बांटती है। एक यहां पर आपको भाग मिलेगा, ये वाला भाग इस प्रकार से, ये वाला जो भाग है इसको लिखते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा ये भाग। ठीक है, ठीक है, कुछ जगह पर इसको इन्होंने यहाँ इतना नहीं दे करके उसको इस प्रकार से भी दिया है, ये प्रकार से यूं। ठीक है, तो ये वाला भी मिलता है। ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है जो इतना भाग बताया है, जैसलमेर के आसपास का लगभग 65 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जहाँ पर जुरेसिक चट्टाने हैं जिसके ऊपर जैसलमेर शहर भी बसा हुआ है, ये भाग बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। और बाकी जो भाग जहां पर मैंने इस प्रकार से डॉट लगा करके बताए हैं, ये सारा इसको हम कहते हैं मरुस्थली। तो जो दो भाग यहाँ पर बांटे गए हैं वो दो भाग यही है, शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इसको 25 सेंटीमीटर ने अर्धशुष्क मरुस्थल से अलग किया, इससे पहले मैंने आपको बताया था। और जो शुष्क मरुस्थल है, अब इसके दो भाग, एक है मरुस्थली और एक है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जो अभी जस्ट इससे पहले मैंने देखा था। ये है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और इसके अलावा जो बाकी का भाग जो बचा हुआ है, इसके अलावा जो बचा हुआ उसको हम कहते हैं मरुस्थली, जिसको महान महान भारतीय मरुस्थल भी हम कहते हैं। कि वास्तव में मरुस्थल वाली विशेषताएं आपको यहीं पर नजर आएगी, और इसके बीच में केवल ये 65 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिलेगा जहां पर आपको बालुका स्तूप नहीं मिलेंगे, सैंड ड्यून्स जहां पर नहीं मिलेंगे। इसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए, ये हो जाएगा जिसको हम मरुस्थली कहते हैं। इसकी क्या खास बात होगी, तो मैं देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें आपको लिखवा देता हूँ। न्यून वर्षा, बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, बहुत ही कम बारिश होती है। बारिश कितनी कम होती है, मैंने आपको बताया कि इस मरुस्थली भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, जैसलमेर के कुछ जो सम तहसील है वहां पर तो ये मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, कई कई सालों तक वहां पर बारिश नहीं होती, ऐसी स्थितियां भी आपको मिलेगी। ठीक है, वनस्पति, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे न्यून वनस्पति, बहुत ही कम। सम तहसील में वनस्पति रहित कहा जाता, लिखा जाता है उसमें, कुछ बुक्स में लिखा हुआ कि वनस्पति रहित क्षेत्र है, जहां पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। और अगर वहां पर वनस्पति है तो वो किस प्रकार की है, जिसको हम कहते हैं मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, या जिसको जीरोफाइट भी कहा जाता है। ठीक है, मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है, इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखा जाता है। क्या खास बात होती है इस वनस्पति की, जो जिसको हम मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं, इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को सोखा जा सके। पत्तियां नहीं के बराबर होती है, कई बार होती नहीं है, और होती है तो बहुत ही छोटी होती है, ताकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो तो उसमें कम से कम पानी को छोड़ा जाए। ठीक है, और छाल इसकी मोटी होती है, पत्तियां बहुत छोटी, और कांटेदार जो है, इस पर कांटे होते हैं इस प्रकार का। जैसे आप नागफनी देख लेंगे, कैक्टस आप देख लेंगे, खेजड़ी, छोटी छोटी झाड़ियां जो होती है, बेर, खेर, इस प्रकार के वृक्ष इसके प्रमुख होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ मरुस्थली की विशेषताएं आपको मिलेगी। न्यून वर्षा, न्यून वनस्पति, मरुद्विदी या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति यहाँ पर होती है, और ऊंचे यहाँ पर तापांतर पाए जाते हैं। ठीक है, तापांतर से क्या मतलब हो जाएगा,
24 घंटे के दौरान, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम तापमान में अंतर, ठीक है। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मासिक तापांतर, एक महीने में सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान का अंतर मासिक तापांतर कहलाएगा। दैनिक तापांतर की बात करें तो एक दिन की अवधि के दौरान, यानी कि 24 घंटे की अवधि के दौरान सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान कब होगा, उसका अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है। और पूरे वर्ष में किस दिन सर्वाधिक तापमान है और किस दिन न्यूनतम तापमान होता है, उसका अंतर वार्षिक तापांतर कहा जाता है। दिन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक तापमान लगभग 2 से लेकर के और 4 बजे के बीच होता है, ठीक है। 1 बजे 12-1 बजे के आसपास सूर्य सीधा सिर पर आता है, उसकी तेज किरणें पड़ती है और फिर उसके बाद में धरातल गर्म होता है और हवाओं के द्वारा, ठीक है, पवनों के द्वारा जब वो टेम्परेचर, ठीक है, जब चलती हैं और वो आसपास में जब वो एकदम टेम्परेचर पारा बढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए 2 से 4 बजे के बीच आपको दिन में सर्वाधिक तापमान मिलेगा। न्यूनतम तापमान की आप बात करो कब मिलता है 24 घंटे की अवधि के दौरान, तो 4 से 6 बजे के बीच में सुबह के समय, ठीक है। तो दिन में तो 2 से 4 और सुबह 4 से 6, इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। 2 से 4 ये दिन में, ये अर्ली मॉर्निंग सुबह। कई बार गर्मियों में भी देखते हैं कि 4, 5, 6 के आसपास हमें हल्की हल्की सी ठंडक महसूस होती है, तो वो यही होता है क्योंकि उसमें तापमान कम होता है। महीने के बारे में हम कह नहीं सकते कि कौन से दिन सर्वाधिक होगा कौन से दिन न्यूनतम होगा, लेकिन पूरे वर्ष के दौरान हम एक बार राजस्थान के संदर्भ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान को फिर से हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं। पूरे वर्ष में सर्वाधिक तापमान कौन से महीने में होगा, जून के महीने में, और अगर हिंदी महीनों के हिसाब से अगर बात करो तो ज्येष्ठ के महीने में, ठीक है। सर्वाधिक तापमान की बात कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान कब होगा, तो फिर वो जनवरी के महीने में, जब हमारे यहाँ पर अच्छी खासी ठंडक होती है, दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे यहाँ पर न्यूनतम तापमान होगा, उसका जो अंतर निकाला जाता है उसी को तापांतर कहा जाता है, ठीक है। तो ऊंचे तापांतर यहाँ पर होते हैं क्योंकि इस मरुस्थली की खास बात होती है जो यहाँ पर बालू मिट्टी होती है, ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर होती है, ये भी इसकी खास बात है, ठीक है। और इस मिट्टी की खासियत होती है कि दिन में यहाँ पर जब जैसे सूर्य दिखाई देता तो ये मिट्टी बहुत तेजी के साथ में गर्म होती है, तो तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है यहाँ का। और रात में जैसे ही सूर्य दिखाई नहीं देता, पार्थिव विकिरण के द्वारा सूर्य तप जो है वो रिलीज हो जाता है भौमिक विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, और यहाँ पर एक बार फिर से मिट्टी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है मरुस्थल में रातें सुहानी होती है और दिन में अच्छी खासी गर्मी वहां पर होती है। तो दिन में तापमान ज्यादा हो जाता है, रात में तापमान कम होता है, इसलिए ऊंचे तापांतर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की हम बात कर रहे थे, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। जैसलमेर के आसपास का 65 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल, जो इस मैप में भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले मैप में देखिए आप, यहाँ पर जो मैंने बताया था ये वाला जो क्षेत्र है वो, ठीक है, यही वो क्षेत्र है जहां पर आपको बालू का स्तूप, जहां पर बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे तो फिर क्या मिलेगा, जुरेसिक बालू का पत्थर जो है यहाँ पर वो चट्टाने हैं, ठीक है, जुरेसिक काल की, जिसके ऊपर जैसलमेर बसा हुआ है। सैंड ड्यून्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, वो चट्टानी धरातल है जिसके ऊपर ये बसा हुआ है, तो ये इसकी खास बात है, ठीक है। चलिए, शुष्क मरुस्थल के बारे में हमने ये पढ़ा, और जो मैंने आपको सारी बातें बताई थी वो यहाँ पर लिखी है। न्यून वर्षा, बहुत कम बारिश होती है। थार मरुभूमि, जिसको हम मान भारतीय मरुस्थल कहते हैं, वास्तव में मरुस्थल वाली विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो मरुस्थल वाली विशेषताएं मैंने बताई, बालू मिट्टी, न्यून वर्षा, न्यून वनस्पति, ऊंचे तापांतर, ठीक है, ये सारे हैं। बिल्कुल कुछ क्षेत्रों में वनस्पति रहित क्षेत्र, ठीक है, और वनस्पति के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। न्यून वनस्पति वाली बात भी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये सारी की सारी विशेषताएं यहाँ से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप की बात हम कर रहे थे, एक आया था कि जैसलमेर के आसपास का 65 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ऐसा है जहां पर बालू का स्तूप नहीं है। तो बालू का स्तूप फिर है कहां, तो बालू का स्तूप यहाँ है, जो हमने 2 भाग पढ़े थे ना इसके, कौन से, जो मरुस्थली पढ़ा था हमने, इस मरुस्थली क्षेत्र में जहां पर मरुस्थल है, या इस मैप के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ सब जगह पर आपको इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपको बालू का स्तूप सब जगह पर मिलेंगे, ठीक है। ये बालू का स्तूप जो है वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स जिनको कहते हैं, बालू का, बालू से बने हुए, बालू मिट्टी से बने हुए स्तूप, जैसे होता है ना बौद्ध स्तूप जिनके बारे में करते हैं, ऊपर से जिसका आकार जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है, ठीक है, गुंबद जैसा होता है ना उस प्रकार का, तो उसी प्रकार के होते हैं ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार के होते हैं, यूं इस प्रकार से, ठीक, इसलिए इनको बालू का स्तूप कहते हैं। 3 प्रकार के ये सामान्यतः होते हैं। देखिए, पवनानुवर्ती, इसके नाम से हम इसको पकड़ लेंगे। पवनानुवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, पवनानुवर्ती का मतलब हो जाएगा पवन के अनुव्रत, अनुव्रत करने वाले,
यानी कि पवन की दिशा में ही बनने वाले। किस प्रकार से बनते हैं, इसका मैं आपको एक बनाता हूँ डायग्राम। जैसे अगर मान लीजिए इस प्रकार से इधर ये पवन अगर प्रवाहित होती है, ये पवन का प्रवाहित होने की दिशा है जो तीर के निशान मैंने बनाए, तो फिर बालू का स्तूप कहाँ बनेंगे, ठीक है, तो बालू का स्तूप इधर बनेंगे इसके पास में, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ थोड़े मैं बड़े बना देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, ये पवन की दिशा के समानांतर, ठीक है, पवन की दिशा के अनुरूप ही जो सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप बनते हैं उनको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। दूसरा जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, वह कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि पवन इधर प्रवाहित होती है, ठीक है, तो देखना आप इसको, ये अगर मान लीजिए पवन की दिशा इस प्रकार से है, इसमें देखिए इसमें क्या रहेगा, ये पवन की दिशा है, तो अब बालू का स्तूप कहाँ बनेंगे, तो फिर बालू का स्तूप इस प्रकार से, यहां अगर मान लीजिए जैसे इस प्रकार से बनेंगे, फिर ठीक इस प्रकार से, यानी कि पवन यूं चल रही थी और ये इस प्रकार से बनते हैं, तो कहां बनेंगे, देखिए अब ये 90 डिग्री का कौन बनता है, पवन की दिशा के, ठीक है, समकोण पर इस प्रकार से चल रही है, तो ये यू बनते हैं, ठीक, तो इनको कहा जाता है अनुप्रस्थ, या इसके लिए कहा जाता है पवन की दिशा के, ये तो बनते हैं अनुसार या अनुरूप, ठीक है, और ये बनते हैं पवन की दिशा के समकोण पर, ठीक है, तो इस प्रकार के ये होते हैं। और एक जिसको हम कहते हैं आगे, जिनको हम बरखान या अर्धचंद्राकार कहा जाता है, ठीक है, ये क्या होते हैं देखिए, तो ये इस प्रकार के होते हैं, अगर इनका मैं आपको, ठीक है, आकार यहाँ से बताना चाहूँ तो देखिए आप इस प्रकार के बनते हैं, जैसे यूं है, यूं इस प्रकार से, ठीक है, या इस प्रकार से बनते हैं, और पवन में इसमें जो प्रवाहित होने की दिशा है ना वो ये रहेगी, यानी कि इसके जो जो भाग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तीक्ष्ण भाग जो हैं वो आपको किधर मिलेंगे, ये जिस जिस ओर पवन प्रवाहित हो रही है उधर, जिसमें पवन की दिशा ये रहने वाली है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और दूसरी बात, एक और खास बात है, इसका जो ये वाला जो इधर वाला ढाल होगा, दो ढाल होंगे, एक जिधर से पवन आ रही है उधर वाला होगा, एक जिधर पवन जा रही है उसके विपरीत वाला होगा। तो पवन के सामने जो ढाल पड़ेगा, जो इधर वाले भाग की बात कर रहे हैं, इस वाले की हम, ये जो बिल्कुल सामने पड़ेगा, ये वाला इसका जो भाग है, ये भाग इसका मंद ढाल होगा, क्योंकि इसके ऊपर आके जो पवन प्रवाहित होती रहेगी इसके ऊपर छोटे छोटे कण आके बैठते रहेंगे। जब इसके विपरीत वाला जो भाग होगा, जो पवन आने की दिशा के उस तरफ दूसरा वाला है, जिधर पवन जा रही है उधर, वो वाला भाग थोड़ा सा उसका ढाल तेज होगा, ये वाली बात है। तो ये तीन प्रकार के बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ या बरखान, या जिसको देखिए अर्धचंद्राकार रूप में होता है ये, इसलिए इसको अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, इस मैप में हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में पढ़ ली हमने, तो वो चीज मैं आपको वापस से एक बार याद दिला देता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ से राजस्थान को दो भाग में बांटा था, ठीक, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थी, ठीक है, और यहाँ की अगर हम बात कर रहे थे तो ये थी 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थी इस प्रकार से, ये 25 सेंटीमीटर की, ठीक, ये पूरे मरुस्थल को अलग करती है 50 सेंटीमीटर वाली शेष राजस्थान से, और 25 सेंटीमीटर वाली मरुस्थल को दो भाग में बांटती है। यहां पर हमने पढ़ा था कौन सा, यहां पढ़ा था हमने शुष्क मरुस्थल, यहां हमने पढ़ा था अर्ध शुष्क मरुस्थल, या इसको शुष्क मैदान का दो, इसको अर्ध शुष्क मैदान, ठीक है, मैदान फिर चूंकि पूर्वी मैदान है इसलिए इसको मरुस्थल कहना ही ज्यादा ठीक है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके हमने दो भाग पढ़ लिए थे, कौन कौन से, एक हमें याद है यहीं पर हमने पढ़ा था जैसलमेर के आसपास का 65 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, और बाकी इसके अलावा जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, जो मैंने इस प्रकार से आपको करके बताया था, वो कौन सा था, वो हमने पढ़ा था मरुस्थली के नाम से, जिसको महान मरुभूमि हम कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो बचता है, कौन कौन सा बचा, अब ये वाला भाग बचा जिसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं,
ये हम कहते हैं जिसको 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच वाला जो भाग है, इसको अगर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ये चीज मैंने आपको बता दी, और अब मैं केवल इस मैप में ये चीज बताऊंगा ताकि हमें वो अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा वो इसको जब बनाते हैं तो इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से होता है। ये 25 सेंटीमीटर को इस प्रकार से दिखाते हैं और 50 को यूं इस प्रकार से, और अब ये वाला जो भाग है ये हो गया आपका शुष्क। ठीक है, और ये वाला हो गया, ये जो बनेंगे ये हो गया अर्ध शुष्क। अब इसके 3 भाग के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ वाला जो भाग है इसको, ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं लूनी बेसिन। ठीक है, ये लूनी बेसिन हो गया। इससे थोड़ा उत्तर में आप चलेंगे तो यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, यहाँ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है शेखावाटी। शेखावाटी शेखावाटी निम्न भूमि या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। और यहाँ फाइनली जो आता है, ठीक है, इसको इस प्रकार से हम थोड़ा यूं, ठीक है, ये हो जाएगा घग्गर बेसिन। ठीक, तो जो अर्धशुष्क भाग है इसको हम 4 भागों में पुनः बांटते हैं। ठीक, इनको एक सीक्वेंस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें ये सारे याद रहेंगे। सबसे पहले अगर हम यूं उत्तर से, अगर मान लीजिए या हम कहते हैं कि उत्तर पूर्व से प्रकार से हम इस क्रम में अगर चलते हैं तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको घग्गर घग्गर बेसिन, जहां पर घग्गर नदी, ठीक है, जहां पर घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकल करके आती है, क्योंकि हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। एक जो सबसे ऊंचा हिमालय है जिसकी 6000 मीटर से भी एवरेज हाइट ज़्यादा है, जिसको हम हिमाद्री या महा हिमालय कहते हैं। उसके बाद में जो बीच वाला उसको मध्य हिमालय या उच्च हिमालय जिसको कहा जाता है। और जो तीसरे नंबर का है जिसको हम, जो सबसे साउथ में है, उसको हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। तो शिवालिक श्रेणियाँ जो सबसे कम ऊंची है, हिमालय की 3 जो समानांतर श्रृंखलाएं हैं उसमें शिवालिक से ये नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश की कालका के पास से ये निकलती है और राजस्थान में ये आती है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर ज़्यादा पानी प्रवाहित होता है, तो श्रीगंगानगर, अभी अनूपगढ़ तक है इसका प्रवाह नए जिले के हिसाब से, तो वहाँ तक ये नदी प्रवाहित होती है। इसलिए इसको घग्गर बेसिन कहा जाता है। राजस्थान में इसको नाली या पाट के नाम से इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इसको जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसको हम ये भी पढ़ेंगे। लगभग इसकी लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर के आसपास है। और कैसे आप याद करेंगे, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, 365 याद रहता है, 100 और जोड़ दो उसमें। ठीक है, तो 465 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, जो हिमाचल प्रदेश से लेकर के और लगभग राजस्थान तक है। तो इसी के नाम से ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसको हम घग्गर बेसिन के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा। दूसरा कौन सा है, अगर थोड़ा सा अगर हम इससे साउथ की ओर अगर आते हैं तो शेखावाटी। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र या बेसिन। ठीक है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्योंकि कुछ नदियां ऐसी है यहाँ पर छोटी जो यहीं से निकलती है, ज़्यादा पानी उनमें होता नहीं है, और यहीं पर वो जा करके और विलुप्त हो जाती है, या हम कह दें कि यहीं पर जाकर के किसी झील में, तालाब में जाकर के गिर जाती है। अपने पानी को वो किसी सागर या महासागर की ओर नहीं ले जाती, तो उसको आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। वो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है शेखावाटी, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, और एक चौथा जो इसमें जिला अब नीम का थाना, जो कि सीकर और झुंझुनू का ही पार्ट है। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक और अब इसमें हम पढ़ेंगे नीम का थाना। और इन्हीं चारों के नाम से ही, ठीक है, एक नया संभाग अब बन गया है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ठीक है, जिसको हम शेखावाटी संभाग भी कह सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के जो 3 नए संभाग बने हैं उसमें से एक। और तीसरा इसमें और किसको पढ़ेंगे,
थोड़ा और दक्षिण में जाते हैं तो इसमें आ जाएगा नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, इस पे नागौर जिला प्रमुख रूप से आएगा। अब चूंकि नागौर में भी एक और जिला जिसको कुचामन डीडवाना आ गया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, और नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा लूनी बेसिन। ठीक है, ये लूनी बेसिन वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, ये वाला आ गया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से इसका एक क्रम आपको राजस्थान में मिलता है। अब अगर मान लीजिए सवाल इस प्रकार से आए कि आप अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है या 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं के बीच में आप दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप यात्रा करते हो तो अर्धशुष्क भाग के कौन कौन से भौतिक प्रदेश आपको मिलेंगे, ये जो डिवीजन है वो किस प्रकार से मिलेगा। तो सबसे साउथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सबसे दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो आपको लोनी बेसिन, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद शेखावाटी निम्न प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद में गग्गर बेसिन। ये दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण में चलो तो फिर गग्गर, शेखावाटी, नागौर और आपको मिलेगा लोनी बेसिन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में हमने इतनी सारी बातें की और मोटे मोटे रूप से थार का जो मरुस्थल है इसको हमने पढ़ा। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके ऊपर चर्चा की। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, एक कमेंट के द्वारा भी मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार की अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।